जो मैट्रिक्स का टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। आज हम अपना डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, चलिए कंप्लीट ही करेंगे आज इस टॉपिक को। डिटरमिनेंट्स, ठीक है, चलिए करते हैं। To every square matrix, to every square matrix A equals to Aij of order n. We can associate a number real or complex called determinant of the matrix A, written as a determinant A, comma, where Aij is the ijth element of A. If A equals to A, B, C, D, then determinant of A denoted by this is given by determinant of A, B, C, D, A, D माइनस बी सी। यानी कि जो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो एआईजे फॉर्म किया है ऑफ ऑर्डर एन की, वी कैन एसोसिएट ए नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ ए। उस मैट्रिक्स के साथ एक नंबर एसोसिएट होता है जिसे हम डिटरमिनेंट कहते हैं। अब आपका वो नंबर रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, और इसे आप डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिनोट करते हो, जहां पर ए आई जे आपका आईजेथ एलिमेंट है। अगर ए आपकी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की है, ए बी सी डी, तो उसका डिटरमिनेंट निकालने का तरीका कुछ इस तरह का होता है, जो ए डी माइनस बी सी लिखा जाता है। ठीक है, अब आगे है नेक्स्ट रिमार्क। Only square matrices
फर्स्ट है ओनली स्क्वायर matrices have determinants. ठीक है. सेकंड, for a matrix A, determinant of A is read as determinant of A and not as modulus of A. जो ये फॉर्म है आपकी, ये डेटर्मिनेंट है, मॉड्यूलस नहीं है, और डेटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिसेस का होगा. तो ये दो बातें आपको याद रखनी है. फिर से देखिए, एक रिमार्क और है, इंपॉर्टेंट है ये रिमार्क और. इसमें है लेट ए इक्वल्स टू ए, यानी कि ये मैट्रिक्स जो है 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की है. ठीक है. डेटर्मिनेंट ऑफ ए is defined to be equal to A. उसे आप क्या कहोगे डेटरमिनेंट को, कि वो A के ही बराबर है. जब एलिमेंट एक है तो इसका डेटरमिनेंट भी क्या होगा, वही एलिमेंट होगा. इसका एग्जाम्पल देख लो. अगर किसी को कोई डाउट हो तो मान लीजिए इसके अंदर 3 है, एक एलिमेंट इस मैट्रिक्स के अंदर 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की है, तो इसका डेटरमिनेंट जो होगा वो 3 ही होगा आपका. ठीक है. चलिए नेक्स्ट है रिमार्क. ये determinant of matrix with order 2 is AD minus BC. वो AD minus BC के बराबर होगा. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मान लीजिए मैट्रिक्स A है. ठीक है. वो है आपके पास 1 0 0 2. ठीक है. अब आप इसका डेटरमिनेंट जब निकालोगे, ये A B C D ऐसे है, तो यानी कि 2 माइनस 0 इक्वल्स टू 2. ये आपका डेटरमिनेंट आ गया 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का. अब थर्ड रिमार्क, determinant of matrix with order 3 is, कैसे निकलेगा. जैसे कि मान लीजिए आपके पास मैट्रिक्स A है, तो आप उसका डेटरमिनेंट निकाल रहे हो. 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है. एलिमेंट्स कैसे होंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32
A33 ये है आपके पास। ठीक है, ऐसी फॉर्म में आपने लिख दिया डिटर्मिनेंट में। अब इसे सोल्व कैसे करेंगे? मान लीजिए आप इसे सोल्व कर रहे हैं, एक्सपेंड determinant of A along R1, यानी कि पहली रो की अकॉर्डिंग आप इसे क्या कर रहे हो, एक्सपेंड कर रहे हो। तो इस टाइम पर क्या लिखा जाएगा, देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू A11 और -1 की पावर 1+1, क्योंकि ये कौन सा प्लेस है, A11 है, तो हम I+J कर देंगे। फिर डिटर्मिनेंट का साइन, तो A22 यानी कि ये वाला एलिमेंट लिखा, फिर साथ में इसका साइन बनाया, और फिर इसके नीचे के कॉलम, इसकी साइड की रो हमने कैंसिल कर दी। जो ये बचा हुआ है, अब हम इसे लिख देंगे A23, फिर A32, फिर A33, ये है आपके पास। फिर ऐसे ही आपका ये है, अब ये वाला प्लेस आ गया आपका प्लस A12 और -1 की पावर 1+2। ठीक है, अब आपने इसे छोड़ दिया और इसे छोड़ दिया, बाकी के लिख दिए A21, A23, A31, A33। ठीक है, ये हो गया। अब आगे फिर प्लस का निशान, A13 लिया आपने, -1 की पावर कर दी 1+3। ठीक है, अब इसमें इसे छोड़ा और इसे छोड़ दिया, तो A21, A22, A21, A22, A31, A32, ये हो गया आपके पास। ठीक है, अब आगे फिर से सॉल्व करते हैं। तो A11 -1 की पावर E1 है तो 1 हो जाएगा, आगे इनको मल्टीप्लाई कर दो, A22, A33 माइनस A23, A32, फिर प्लस, प्लस नहीं, अब की बारी प्लस साइन हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह -1 की पावर 3 है, तो ओड है तो माइनस का साइन आएगा, A12, फिर ब्रैकेट इनकी दोनों की मल्टीप्लाई, A21, A33, और फिर माइनस का निशान, A23 माइनस, नहीं, A23 और मल्टीप्लाई विद A31। ठीक है, और फिर प्लस का निशान A13, और फिर इसके साथ ही साइन तो प्लस का रहेगा क्योंकि ऊपर इवन पावर है, और यहां पर हम लिख देंगे A21, A32 माइनस A31, A22, आगे पीछे लिख दो चाहे। तो ये हमारा जो है तरीका है डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का। ठीक है, अब एक रिमार्क और है आगे, रिमार्क वेरी इंपॉर्टेंट है। in general if A equals to K B where A and B are square matrices, ये क्या है आपकी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं ऑफ ऑर्डर n की, देन अगर आप इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लोगे तो जो स्केलर है वो जब बाहर आएगा तो अपने ऑर्डर के साथ बाहर आएगा, यानी कि पावर में ऑर्डर लग जाएगा इसके। ठीक है, क्योंकि A और B n ऑर्डर की हैं, तो अंदर था ये, इसके साथ यहाँ डिटरमिनेंट जब लगेगा और स्केलर बाहर निकलेगा डिटरमिनेंट से बाहर, तो वो ऑर्डर जो है K की पावर बन जाता है। ठीक है, वेयर n इक्वल्स टू 1, 2 या 3,
हम 3 ऑर्डर तक डील करते हैं तो n की वैल्यू 1, 2 या 3 हो सकती है। अब है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ डेटरमिनेंट। डेटरमिनेंट की प्रॉपर्टी देखिए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A, determinant of A satisfies the following properties। ठीक है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A, determinant of A फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है? डेटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज हमेशा डेटरमिनेंट ऑफ A के बराबर होगा। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी जो ये फॉलो करता है, इफ वी interchanges any two rows या columns, then sign of the determinant changes। अगर हम किन्हीं दो रोज या कॉलम को आपस में चेंज करते हैं तो डेटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, और डेटरमिनेंट ट्रांसपोज मैट्रिक्स का उस मैट्रिक्स के डेटरमिनेंट के ही बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, if any two rows or any two columns in a determinant are identical or proportional, then the value of determinant is 0। अगर दो रो या दो कॉलम डेटरमिनेंट के अंदर आइडेंटिकल हो जाती हैं या एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो जाती है। प्रोपोर्शनल का मतलब कि आप अगर एक रो दूसरी रो के मल्टीप्लिकेटिव में है, यानी कि आप अगर एक रो को ले रहे हो 1 2 3 और दूसरी रो को ले रहे हो 2 4 6, तो जब आप 2 कॉमन निकाल लोगे तो वो भी 1 2 3 बन जाएगी। तो इसका मतलब प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आइडेंटिकल और प्रोपोर्शन होने में आपका जो डेटरमिनेंट है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तीन प्रॉपर्टीज की हैं। पहली प्रॉपर्टी कहती है कि डेटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज इक्वल टू डेटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि
if we change या interchange any two rows or columns, then the sign of the determinant change. थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर दो रो या दो कॉलम आपके क्या हो जाएं, एक जैसे हो जाएं, यानी कि आइडेंटिकल या प्रोपोर्शनल हो जाएं, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आपकी 0 हो जाएगी। तो ये आपकी अब तक की 3 प्रॉपर्टीज हुई हैं। अब हम फोर्थ करते हैं, मल्टीप्लाइंग ए determinant by scalar means multiplying the elements of only one row or one column by k. Multiplying a determinant by k means multiplying the elements of only one row या one column by k. अगर आपने एक स्केलर से डेटरमिनेंट को मल्टीप्लाई कर दिया, डेटरमिनेंट बोल रही हूँ कि डेटरमिनेंट को मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका मतलब है कि आपने या तो एक रो को मल्टीप्लाई करा है या एक कॉलम को स्केलर से मल्टीप्लाई किया है। क्यों? क्योंकि जब आप डिटरमिनेंट में से स्केलर बाहर लेते हो तो वो अपनी पावर पर मैट्रिक्स का ऑर्डर लेकर के बाहर आता है। अब जब आप एक से मल्टीप्लाई कर रहे हो एक स्केलर से, तो इसका मतलब वो एक ही रो से और एक ही कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। और अगर दो मैट्रिक्स एक जैसी हो जाती हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। अगर आप दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दोगे तो साइन चेंज हो जाएगा डिटरमिनेंट का। और चौथी प्रॉपर्टी कहती है कि जब आप अपने डिटरमिनेंट में किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो या तो किसी एक रो से होगा या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपकी अब तक की 4 प्रॉपर्टी है। अब हम इससे आगे की प्रॉपर्टीज करेंगे। फिफ्थ है, if we multiply each element of a row, each element of a row or a column of a determinant by constant k, then value of the determinant is multiplied by k. If we multiply, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं हर एक एलिमेंट को रो के और कॉलम के ऑफ ए डेटरमिनेंट के बाय कांस्टेंट के, देन वैल्यू ऑफ डेटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय के, तो आपका जो डेटरमिनेंट है वो भी उस स्केलर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप किसी रो के हर एक एलिमेंट को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका वो डेटरमिनेंट की वैल्यू भी उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, आसान सा था, ऊपर वाला ही है एक तरीके से, बस लिखने का तरीका अलग है। क्योंकि ऊपर वाले में ये था कि जब आप किसी कांस्टेंट को डेटरमिनेंट के अंदर लेकर के जाओगे तो उस टाइम पर क्या होगा, आपका जो
डिटरमिनेंट की कोई एक रो या कोई एक कॉलम ही उस कांस्टेंट से या उस स्केलर से मल्टीप्लाई होगी। और इसमें क्या आता है कि अगर आप हर एक एलिमेंट को रो के हर एक एलिमेंट को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो डिटरमिनेंट है वो भी उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब है सिक्स्थ प्रॉपर्टी आपकी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है if elements of a row or a column in a determinant can be expressed as the sum of two or more elements, then the given determinant can be expressed as the sum of two or more determinants. If elements of a row or column in a determinant can be expressed as the sum of two or more two or more elements, then the given determinant can be expressed as the sum of two or more determinants. मान लीजिए आप अपने determinant को एलिमेंट्स के सम के रूप में लिख रहे हो, तो जो आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो आपके जब आप उस सम को तोड़ोगे अलग अलग उसके डिटरमिनेंट निकालोगे तो उसके ही बराबर आएगी। डिटरमिनेंट ऑफ द सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट्स। एलिमेंट आपने सम में लिखे, उसका जो डिटरमिनेंट निकलेगा वही जब आप उनको अलग अलग करोगे उसका डिटरमिनेंट लोगे तो उसके बराबर होगा। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल a इक्वल्स टू 1 2 3, फिर है 2 4 6, फिर है 3 6 9। अब मैं इसको सम में लिख देती हूँ 1 2 3 2 4 6, फिर 3 6 और 9। ठीक है, अब मैं इसको तोड़ देती हूँ। मान ये मैंने सम के रूप में लिख दिया है, हर एक एलिमेंट एक सम के रूप में लिखा हुआ है। अब मैं इसे तोड़ती हूँ 1 2 3 2 4 6 3 6 9, फिर प्लस 1 2 3, फिर 2 4 6, फिर 3 6 और 9, ये लिख दिया मैंने। अब इसका सम है, करो इसका सम जो निकल रहा है 2 आ रहा है 4 आ रहा है 6 आ रहा है 4 8 और 12 आ रहा है, और यहाँ पर 6 12 और 18 आ रहा है। यहाँ पर देखिए इसमें क्या हो रहा है 1 2 3
इसमें से 2 कॉमन आ रहा है बाहर, तो ये बन गया 1 2 3। इसमें से 3 कॉमन आ रहा है बाहर, तो ये भी बन गया 1 2 3। तो इसकी वैल्यू तो हो गई 0। सिमिलरली इसकी वैल्यू भी 0। तो ये तो दोनों मिलकर के क्या बन गए, 0 बन गए। और इसमें आप देखोगे कि इसमें भी जब 2 बाहर आ रहा है इसमें से, तो ये 2 बन रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बन रहा है, ये 4 बन रहा है, और फिर यहाँ पर क्या बन रहा है, ये 6 बन रहा है। सिमिलरली यहाँ से जब 3 बाहर आएगा, तो 3 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 2 4 और 6 आ रहा है, तो तीनों रो एक जैसी है, तो ये भी 0 है। तो अब आप देख रहे हो जब सम था ये, तब जो 0 आ रहा है डिटरमिनेंट, जब हमने डिटरमिनेंट ऑफ सम्स करा अलग अलग एलिमेंट का, तो तब भी ये हमें 0 दे रहा है। तो यानी कि जो हमने ऊपर लिखी है अपनी प्रॉपर्टी, वो हमारी बिल्कुल सही प्रॉपर्टी है। फिर आगे आपकी 7th प्रॉपर्टी, if to each element, if to each element of a row, column of a determinant, the multiples of corresponding elements of other row, column are added, then the value of determinant remains same। इसमें क्या कह रहा है, इफ टू इच एलिमेंट ऑफ ए रो, हर एक एलिमेंट के अकॉर्डिंग रो के, ऑफ ए डेटरमिनेंट, डेटरमिनेंट में द इक्वी मल्टीपल्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो आर एडेड। जो आपकी दूसरी रो है, आप उसे ऐड कर देते हो, ठीक है। इक्वी मल्टीपल्स यानी कि वो उसी के किसी मल्टीपल में है। देन द वैल्यू ऑफ द डेटरमिनेंट रिमेन सेम, तब आपके डेटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। एक रो है, उसके सारे एलिमेंट है, और उसके अंदर आप ऐड कर रहे हो इक्वी मल्टीपल्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द अदर रो। दूसरी रो के एलिमेंट्स जो इक्वी मल्टीपल हैं पहली रो के, उसमें ऐड कर रहे हो, तो आपके जो वैल्यू है डेटरमिनेंट की, वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। नोट्स, नोट्स है कुछ आपके। फर्स्ट नोट है, इफ all the elements of a row or column are zeros, then the value of the determinant is 0। if all the elements of a row, अगर सभी एलिमेंट्स रो के क्या हो,
जीरो हो, देन द वैल्यू ऑफ द डेटर्मिनेंट, तो डेटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, ऑब्वियस सी बात है। सेकंड है, इफ वैल्यू ऑफ डेटर्मिनेंट ऐसे डिनोट कर दिया डेटर्मिनेंट को, बिकम्स जीरो, जीरो हो जाती है बाय सब्स्टिट्यूटिंग, क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने, एक्स को अल्फा, तो देन एक्स माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ डेटर्मिनेंट। अगर आप x की जगह अल्फा रखते हो और आपके डेटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो x माइनस अल्फा जो है वो आपके डेटर्मिनेंट की एक फैक्टर होगा। थर्ड है, आपके पास पहली प्रॉपर्टी में तो अगर सारे एलिमेंट जीरो हैं तो आपके डेटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है, रो है या कॉलम है, अगर सारे एलिमेंट जीरो हो गए तो डेटर्मिनेंट जीरो। दूसरा कहता है कि अगर आप x की जगह अल्फा रखते हो और आपके डेटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो बन जाती है, तो x माइनस अल्फा आपके डेटर्मिनेंट का एक फैक्टर होगा। फिर थर्ड नोट है आपके पास, वो कहता है इफ ऑल द elements of a determinant above or below the main diagonal consists of zeros, then value of the determinant is equal to the product of diagonal elements। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, यदि सभी एलिमेंट जो डेटर्मिनेंट में है प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर और नीचे जीरो हो जाते हैं, तो आपके डेटर्मिनेंट की वैल्यू किसके बराबर होगी, उन सभी डायगोनल के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के बराबर होगी आपकी वैल्यू। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका भी। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स है आपके पास 1001, इसका डिटरमिनेंट निकालना है, ऊपर भी डायगोनल के, ये डायगोनल है, इसके ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो है, तो इसका जो डिटरमिनेंट है वो 1 के बराबर है, तो प्रोडक्ट हो गया ना, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के बराबर होगा। ठीक है, चलिए मैं जरा अभी आई।
नेक्स्ट है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ए ट्रायंगल with vertices x1 y1 x2 y2 and x3 y3 is given by determinant equals to 1 upon 2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। जब आप एरिया निकालोगे किसी भी ट्रायंगल का और आपको 3 वर्टिसेस गिवन हो तो उसे निकालने का फार्मूला होता है 1/2 ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये आपका फार्मूला है। अब हम माइनर और कोफैक्टर निकालने आपके। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ठीक है। माइनर ऑफ एन एलिमेंट, माइनर माइनर of an element aij of the determinant of matrix A of matrix A is the determinant obtained by deleting ith row and jth column and is denoted by mij। ठीक है। जो माइनर है किसी भी एलिमेंट का, जैसे एलिमेंट आपका अगर ए आई जे है, आप उसका माइनर निकालोगे तो आप डिलीट कर दोगे उसकी आयत रो को जेथ कॉलम को, और फिर आपका क्या निकल जाएगा? माइनर निकल जाएगा। ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है कोफैक्टर। अभी मैं आगे एग्जांपल दूंगी। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट aij is given by aij equals to -1 की पावर I प्लस j और mij। ठीक है। अगर आप कोफैक्टर निकालोगे तो आप माइनर को -1 की पावर I प्लस j से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका कोफैक्टर निकल जाएगा। थर्ड पॉइंट, value of determinant of a matrix, value
of determinant of a matrix A is obtained by sum of products of elements of a row or a column with corresponding cofactors. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकाल रहे हो किसके अलोंग, रो 1 के, तो आपने उसका एलिमेंट लिखा, उसका कोफैक्टर लिखा, फिर दूसरा एलिमेंट लिखा रो का, फिर उसका कोफैक्टर लिख लिया, फिर प्लस का साइन, फिर तीसरा एलिमेंट रो का लिख लिया और उसका कोफैक्टर। ठीक है, तो आप पहले माइनर निकालोगे, कोफैक्टर निकालोगे, फिर उससे आप डिटरमिनेंट निकाल सकते हो। डिटरमिनेंट निकालने का फॉर्मूला है कि आप जब भी किसी रो के अकॉर्डिंग अपना डिटरमिनेंट निकालो तो आप उस रो के एलिमेंट को लिखो और उनको मल्टीप्लाई कर दो कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से और आप सबको ऐड कर दो, आपको आपका डिटरमिनेंट मिल जाएगा। ठीक है, ये था आपका। अब आगे फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या है, इफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम आर multiplied by cofactors of elements of any रो या कॉलम, किसी भी और कोफैक्टर से, देन देयर सम इज जीरो, तो उनका सम जीरो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते हो आपने पहली रो के सभी एलिमेंट्स लिख लिए, ठीक है, पहली रो के आपने सभी एलिमेंट लिख दिए, पर कोफैक्टर आपने दूसरी रो के लिख दिए। कोफैक्टर का क्या करें, दूसरी रो के लिख दिए, तो इस केस में मल्टीप्लिकेशन आपको जीरो आंसर दे देगी। ये है आपका पॉइंट। पहले क्या है, माइनर निकालो, दूसरा क्या है, कोफैक्टर निकालो, तीसरा कहता है अगर आप डिटरमिनेंट निकालना चाह रहे हो किसी रो की अलोंग तो आप उसके एलिमेंट लिखो और मल्टीप्लाई कर दो कोफैक्टर से उसी के ही, और आपको वैल्यू मिल जाएगी डिटरमिनेंट की। तीसरा कहता है पॉइंट कि भाई आपने कोफैक्टर निकाले किसी और के और रो ले ली कोई और उनको कर दिया मल्टीप्लाई, तो आंसर आपको जीरो मिलेगा। ठीक है, ये है। अब हम इन चार टॉपिक्स को एक ही एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। ठीक है, चलिए। फॉर एग्जाम्पल ले लिया मैंने एक कोई भी, मैं अपनी जो मैट्रिक्स लूंगी उसको मैं 3x3 की ले लेती हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक 3x3 की मैट्रिक्स है। 3x3 की मेरी जो मैट्रिक्स है उसमें आप देखें मैंने ले ली 1 2 3 2 4 6 1 1 1। ठीक है, मैंने ये मैट्रिक्स ले ली। सबसे पहले मुझे माइनर निकालने हैं, तो मैं यहां पर माइनर लिखती हूँ, माइनर्स। ठीक है, 3 माइनर्स निकाल के बता दूंगी, बाकी के सारे वैसे ही निकलने हैं। अब माइनर्स कैसे निकलते, आप अपनी डिलीट करो क्या
रो और कॉलम। जैसे कि मुझे अगर माइनर निकालना है, यानी कि M11, पहले एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो इसकी कॉलम इसका रो कैंसल, बाकी का बचा हुआ लिख दो 4611, 4611। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, 4 - 6 यानी कि -2 मिल गया आपको। ठीक है, सिमिलरली अगर आप माइनर निकाल रहे हो दूसरे एलिमेंट का, तो उसी का रो उसी की कॉलम कैंसल, तो 2611, तो यानी कि 2 - 6 यानी कि -4। फिर आप निकालो माइनर M13 का, तो अब यहां पर आप देखोगे ये 2411, 2411, और फिर 2 - 4 यानी कि -2, ऐसे निकल गए माइनर। अब हम निकालेंगे अपने कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स भी देख लेते हैं। अब हम दूसरे पार्ट में क्या था कि कोफैक्टर, कोफैक्टर निकलेगा अगर आप इस माइनर को -1 के ऊपर 1 + 1 i+j से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 और -2 ही आ जाएगा। दूसरे वाला है अगर, तो -1 के ऊपर 1 और 2 है, तो 1 + 2 लिख देंगे, और M12, तो इसको आप जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 बन जाएगा। ये आपको कोफैक्टर निकलते जा रहे हैं। फिर -1 के ऊपर क्या करोगे, 1 + 3 करोगे, तो ये तो 1 + 3 करोगे, और M13, तो ये तो आपका इवन है और -2 है, तो यानी कि -2 ही आ जाएगा आपके पास। ठीक है, माइनर निकल गए, कोफैक्टर निकल गए। अब कहता है कि जब आप डेटर्मिनेंट निकालोगे तो उसे सीधा और स्पार्ट निकालने का तरीका है, कोफैक्टर जिस रो के हैं उसी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास डायरेक्ट डेटर्मिनेंट निकल के आएगा। तो डेटर्मिनेंट निकाला, अब हमने डेटर्मिनेंट भी देख लेते हैं। मैंने एलिमेंट लिख लिया 1, 2 और 3, क्योंकि पहली रो के एलिमेंट लिख लिए, और मैंने साइन भी लगा दिया प्लस का। ठीक है, क्योंकि ऐड करना है, कोफैक्टर लिख दिए इनके कोरस्पॉन्डिंग, पहले के साथ पहले, दूसरे के साथ दूसरा, तीसरे के साथ तीसरा एलिमेंट, और आंसर लिख दिया। यह -2 है, यहाँ पर क्या है आपका 6 है, यहाँ पर क्या है -2 है, यहाँ पर 8 है, 2 4 जा 8 है, और यहाँ पर आपका क्या है माइनस, यहाँ पर क्या है आपका ये -6 है आपका, क्या है ये -6 है, तो 0, तो आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई है। ठीक है, तो ऐसे आप अपना डिटरमिनेंट डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब एक अगला पॉइंट क्या कहता है कि जब आपके पास कोई रो है और आपने किसी दूसरी रो के ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वैल्यू 0 मिलेगी। अब देख लीजिए इसमें जरा, मान लीजिए मैं अपने 4th पॉइंट के लिए अपनी लास्ट वाली रो के ही सभी एलिमेंट्स लिख लेती हूँ, और कोफैक्टर्स में अपनी पहली वाली रो के लिख लेती हूँ। तो मैंने लिख लिया अपने इनके भी कोफैक्टर्स। जैसे ही मैंने दूसरी रो के कोफैक्टर, पहली रो के कोफैक्टर को तीसरी रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है, -2 + 4 और -2, तो यानी कि 0 मिल रहा है। तो प्रूव हो गया ये भी कि आप जब भी कभी एक रो से किसी दूसरे ही रो के कोफैक्टर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको आंसर 0 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आपका टॉपिक है एडजॉइंट एंड इनवर्स। एडजॉइंट एंड इनवर्स। ठीक है, अब एडजॉइंट जो है वो कैसे निकलता है, इसकी छोटी फॉर्म ही लिख देते हैं, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर
matrix is called adjoint of A। ट्रांसपोज कर दो कोफैक्टर मैट्रिक्स का, उसे हम क्या कहते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं। सिंबल क्या है इसका? एडजॉइंट ऑफ ए है। और ट्रांसपोज मैट्रिक्स मान लीजिए आपके पास A11 है, A12 है, यानी कि कोफैक्टर मैट्रिक्स A13 है, और A21, A22, A23 और A31, A32 और A33 है आपके पास मैट्रिक्स। आपने जब कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया तो आपको एडजॉइंट मिल जाएगा। क्या मिलेगा आपको? एडजॉइंट मिल जाएगा। ठीक है। मैंने क्या लिख दिया, रुको एक मिनट। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स इज कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है। अब सेकंड है, पॉइंट ए एडजॉइंट ऑफ ए। आपका एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होगा और उसकी वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ ए आई के बराबर होगी, वेयर ए इज स्क्वायर, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। फिर है आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज said to be singular or non singular according as determinant A is 0 or determinant of A is not equal to 0 respectively। अगर किसी मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट 0 के बराबर है तो वो सिंगुलर है, अदरवाइज वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है आपकी। फिर फोर्थ पॉइंट है आपके पास, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, तो डेटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए आपका डेटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 के बराबर होगा। अगर ए आपकी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n की, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डेटर्मिनेंट जो है डेटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 के बराबर होगा। फिफ्थ पॉइंट आपके पास, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर matrices of same order, then AB and BA are also non singular matrices of the
सेम ऑर्डर। अगर ए और बी आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की, तो ए बी और बी ए आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होंगी सेम ही ऑर्डर की। ठीक है, अगर ए और बी नॉन सिंगुलर है सेम ऑर्डर की, तो ए बी और बी ए भी नॉन सिंगुलर होंगी सेम ही ऑर्डर की। ठीक है, फिर सिक्स्थ है आपके पास the determinant of the product of the determinant of the product of matrices is equal to product of their respective determinants, that is determinant of AB equals to determinant of A and determinant of B। यानी कि आपने मैट्रिक्स का अगर प्रोडक्ट कर दिया और उनका डिटरमिनेंट ले लिया, तो वो उनके सेपरेट डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के ही बराबर होगा आपका। ठीक है, यानी कि डिटरमिनेंट जो है वो सेपरेट हो जाता है। आगे है सेवंथ प्रॉपर्टी, इफ ए बी इक्वल्स टू बी ए equals to I, where A and B are square matrices, then B is called the inverse of A and written as B equals to A inverse। Also जब आप B का इनवर्स निकालोगे तो वो A इनवर्स के बराबर होगा आपका। फिर सेकंड लास्ट है आपके पास पॉइंट, A स्क्वायर मैट्रिक्स, A square matrix A is invertible। A square matrix A is invertible if and only if A is non singular matrix। आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो इन्वर्टिबल तब होगी इफ एंड ओनली इफ ए आपकी क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट है नाइन्थ, इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, अगर ए आपकी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, देन आपका ए इनवर्स जो है वो 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होगा। अगर आपकी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है क्योंकि वो नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है तो डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करेगा, तो उसका इनवर्स 1/2 ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आगे करते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम of
लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, फर्स्ट है कंसिडर द इक्वेशंस। कंसिडर द इक्वेशंस a1x plus b1y plus c1z d1, a2x plus b2y plus c2z equals to d2, a3x b3y plus c3z equals to d3 in matrix form. In matrix form, these equations can be written as ax equals to b। मैट्रिक्स फॉर्म में आप इसे ax इक्वल टू b की तरह लिख सकते हो, वेयर a क्या है आपके पास, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ठीक है, फिर क्या है, x है आपके पास x y z। ठीक है, और फिर b क्या है आपके पास d1 d2 और d3, ये है आपके पास। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब है आगे सेकंड पॉइंट, यूनिक सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ax equals to b is given by x equals to a inverse b, where determinant of a is not equal to 0। यूनिक सॉल्यूशन किसी भी इक्वेशन का ax इक्वल टू b कैसे मिलता है, वो जब आप a इनवर्स निकालोगे और उसको b से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब अगर a इनवर्स निकल रहा है तो यहाँ पर डेटरमिनेंट आपका नॉन जीरो होगा। अगर डेटरमिनेंट नॉन जीरो है तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलने के चांसेस होते हैं, पर कब, अगर आप x इक्वल टू a इनवर्स b निकाल पाते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पॉइंट, ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट as according as its solution exist or not। देखिए, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो सिस्टम कंसिस्टेंट है, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो वो इनकंसिस्टेंट है आपका। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट आपके पास 4a स्क्वायर मैट्रिक्स A, 4a स्क्वायर मैट्रिक्स A in matrix equation ax equals to b if
determinant of A अगर नॉन जीरो है, then there exists unique solution, तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। बी है if determinant of A equals to 0 and adjoint of A की मल्टीप्लीकेशन B के साथ नॉन जीरो मिल जाती है, then there exists no solution, तब आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। सी पॉइंट है if determinant of A equals to 0 and adjoint of A B equals to 0, then system may or may not be consistent। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसकी मैट्रिक्स इक्वेशन Ax इक्वल टू बी जैसी है, तब उसके पास यूनिक सॉल्यूशन होंगे अगर डेटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो, और सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर डेटरमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाए और एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लीकेशन बी के साथ नॉट इक्वल टू 0 हो। परंतु अगर एडजॉइंट ऑफ ए और बी की मल्टीप्लीकेशन 0 के इक्वल टू आ जाती है, ऊपर तो था नहीं इक्वल टू हो अगर 0 के, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, पर अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है, तब आप ये कह सकते हो कि सिस्टम कंसिस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी कि आप उसके अंदर अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू चेंज कर देते हो तो आपका सॉल्यूशन आपको कंसिस्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। If 2x 5 8x 6 5 8 3, then find x फाइंड आउट करो। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, ये लिया आपने डेटरमिनेंट सोल्व किया, 2x² माइनस 40 इक्वल्स टू 18 माइनस 40 के बराबर हो गया। तो यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि 40 से 40 कैंसल हो गया, तो 2x² इक्वल्स टू 18 है, तो x² की वैल्यू आपके पास 9 आ गई और x की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस 3 आ गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एग्जांपल आपके पास, फाइंड डेटरमिनेंट ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा 1 अपॉन में क्या है, कोट स्क्वायर थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1, फिर क्या है आपके पास, देखिए 42 40 और 2, ये है आपके पास। ठीक है, अब आप इसको प्रूव करो। अब हम इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं, एक तरीका हो सकता है, मुझे दिख गया है, अगर हम C2 और C3 को ऐड करके माइनस कर दे C1 में से, ठीक है, C2 और C3 को ऐड करके माइनस कर दे C1 में से, तो हमें कुछ मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, यहां पर है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और यहां पर है कोट स्क्वायर थीटा और यहां पर है आपका 42। अब इसमें से आप इन दोनों को ही घटा दो, यानी कि माइनस कोट स्क्वायर थीटा -1 माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा +1, क्योंकि ये माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, और -40 और -2 बन गया। अब तो कोट स्क्वायर थीटा 1 कोसिकेंट
स्क्वायर थीटा -1 4 t और 2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होती है, हमारे पास 1 होती है और -1, तो ये तो 0। इसकी वैल्यू हमारे पास -1 और ये 1, तो ये 0 और ये 0। तो यानी कि यहाँ पर हमें मिला 0 0 0, और इधर चाहे जो भी हो हमारी डेटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो क्या बन गई है, 0 बन गई है। ठीक है, डेटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी क्या बन गई है, 0 बन गई है। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब एक नोट है वो लिख लो आप। इफ ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज के इनवर्स के बराबर है, देन ए इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स। तो ए आपकी कैसी मैट्रिक्स होगी, इनवर्टिबल मैट्रिक्स होगी आपकी। ठीक है, अगर ए इनवर्स का ट्रांसपोज आपका ए ट्रांसपोज इनवर्स के बराबर है तो आपकी मैट्रिक्स इनवर्टिबल होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन ही लिख लो। लेट डेल्टा इक्वल टू डेटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स एक्स स्क्वायर और 1, बी वाई और वाई स्क्वायर और 1, फिर सी जेड और जेड स्क्वायर और 1, एंड डेल्टा 1 इक्वल्स टू ए बी सी, फिर है एक्स वाई जेड, फिर है जेड वाई जेड एक्स और फिर एक्स वाई। ये है आपके पास गिवन। ठीक है, तो देन आपके पास ऑप्शंस हैं और ये बताने के कौन सा ऑप्शन सही है। डेल्टा 1 इक्वल टू माइनस डेल्टा के बराबर है क्या डेटर्मिनेंट, सेकंड ऑप्शन में कहते हैं क्या डेल्टा नॉट इक्वल्स टू डेल्टा 1 के बराबर है, और थर्ड ऑप्शन में कहते हैं कि क्या डेटर्मिनेंट माइनस डेटर्मिनेंट ऑफ 1 के बराबर है, 1 इक्वल्स टू 0 है, और फोर्थ ऑप्शन कहता है कि बताओ क्या इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपका कुछ अलग आ रहा है, तो ये हमें बताना है डेटर्मिनेंट के केस में। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहले सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या है, हमने डेल्टा 1 लिखा, ए बी सी एक्स वाई जेड और जेड वाई वाई जेड एक्स जेड वाई जेड एक्स, दोबारा लिख देती हूँ, जेड एक्स और एक्स वाई, ये लिख दिया आपने। ठीक है, अब इसमें क्या किया आपने, ये है एक रो, इसको आपने कॉलम बना दिया, फिर ये रो है इसको कॉलम बना दिया, फिर ये रो है और इसको कॉलम बना दिया, तो साइन में तो कोई चेंज होगा नहीं। ठीक है, चलिए ए बी और सी और फिर एक्स है वाई है और जेड है, और फिर क्या किया आपने, फिर आपने लिखा इसमें जेड वाई जेड एक्स और एक्स वाई, ये लिख दिया आपने। ठीक है, ये हो गया। अब जब आपके पास ये आया हुआ है तो इसमें आप क्या करोगे आगे, पहली रो को x से मल्टीप्लाई, दूसरी रो को y से मल्टीप्लाई, तीसरी रो को z से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं पर तो डिवाइड भी करोगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर डिवाइड भी तो करोगे आप इसे,
तो चलिए एक्स वाई जेड, पहली रो को एक्स से मल्टीप्लाई, दूसरी रो को वाई से मल्टीप्लाई, तीसरी रो को जेड से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब क्या करोगे, तीसरी रो में से, तीसरे कॉलम में से एक्स वाई जेड बाहर निकाल लोगे, तो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, और यहां पर क्या होगा, ए एक्स एक्स स्क्र 1, बी वाई वाई स्क्र और 1, और सी जेड जेड स्क्र और 1। ये हो गया, तो ये इससे कैंसिल हो गया। अब डेल्टा 1 की वैल्यू आपके पास ये आई है, ठीक है, और डेल्टा आपके पास ये है, तो दोनों एक जैसे हो गए, बिल्कुल सेम एक जैसे हो गए। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट है। जब हम डेल्टा में से डेल्टा 1 को माइनस करेंगे, यानी कि इस डेटरमिनेंट में से, पहले में से हम डेटरमिनेंट ऑफ 1 वाले को माइनस करेंगे, तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। तो यानी कि डेल्टा माइनस डेल्टा 1 इक्वल्स टू 0 होगा हमारे पास। तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या है, वो सही है। ठीक है, आई थिंक हो गया आपका सिलेबस डिटरमिनेंट वाला कंप्लीट। यस, तो यहाँ आपका जो है डिटरमिनेंट का टॉपिक वो कंप्लीट हो चुका है आपका। ठीक है, चलिए कल हम अपना नेक्स्ट टॉपिक किसका करेंगे। ओके, थैंक यू।